नमस्कार साथियों, विकल्प द ऑप्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना के संपूर्ण सिलेबस को हमने अध्ययन किया, उसी कड़ी में अब आगे जोड़ते हुए बीपीएससी में जितने प्रश्न प्रस्तावना के मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसके अच्छे मानक उत्तर कैसे लिखे जाते हैं। प्रश्न है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य, पहला खंड है दर्शन के औचित्य और महत्व का परीक्षण कीजिए। परीक्षण मतलब एग्जामिन की, जस्टिफाई कीजिए कि दर्शन क्या औचित्य क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति क्या है और उसका महत्व क्या है। तो हम देख रहे हैं कि महत्व जो है, महत्व यहाँ भी है और यहाँ भी है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। पहले देख उद्देश्य है, जैसा कि मैंने पूर्ववर्ती वीडियो में इन सभी की चर्चा की है। चूंकि ये अलग सेगमेंट है तो मैं आपको इस सेगमेंट में बताऊंगा कि कैसे क्या क्या लिखना चाहिए। क्वेश्चन में आते हैं, उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन का औचित्य। अब सबसे पहले हम लोग दर्शन पे आते हैं, दर्शन पर आते हैं। इसके लिए हम आवश्यक है कि संविधान की प्रस्तावना को देखिए। सबसे पहले इस सेगमेंट में आपको थोड़ा सा, चूंकि यह फुल लेंथ है, प्रस्तावना क्या है इसको बताना होगा कि यह एक दस्तावेज है और जो कि संविधान सभा के मूल्यों, दर्शनों, विचारों, अभिव्यक्तियों और शब्दावली को प्रकट करता है। तो ये हो गया। शब्दावली पर विशेष फोकस होगा क्योंकि दर्शन इसी में निहित है। अब आते हैं कि उसका दर्शन क्या है। तो संविधान का दर्शन, संविधान के उद्देशिका का दर्शन हम भारत के लोग से शुरू होता है। हम भारत के लोग से शुरू करते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को समाहित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता को तभी समाहित करना है क्योंकि बंधुता आवश्यक है। गरिमा और बंधुता को हमें दर्शाते हुए आगे बढ़ना है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को हमें गरिमा के साथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। फिर हमें जब राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता और गरिमा के सुनिश्चित हो जाए तो हम जो है इसको समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य को हम डिफाइन करेंगे कि समाजवाद क्या है, समाजवाद शब्द का आशय क्या है, इसमें निहित दर्शन क्या है। तो निहित दर्शन है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक समाजवाद से मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था से, गांधीवादी अर्थव्यवस्था से। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां पूंजीवाद भी हो और उत्पादन के नियमों पर कुछ सरकार का हिस्सा भी हो। इसके साथ ही गांधीवादी लक्ष्य आदर्शों को लेकर बढ़ना है जहां गरीबी उन्मूलन और समता मूलक समाज की स्थापना करना है। पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई पंथ नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धार्मिक सहिष्णुता उत्पन्न करना इसका लक्ष्य है। इन्हीं सभी बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे जैसा कि पूर्ववर्ती वीडियो में बताया गया है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र गणराज्य से तात्पर्य है कि वह हमारा कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा और दूसरा इसमें टर्म है विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति होगी। ऐसा नहीं है कि अलग है, सब जनता के नज़र में बराबर होंगे। जस्टिस को डिफाइन करेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारा दर्शन इसी पर प्रतिबिंबित है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और इस 5 स्वतंत्रता के बल पर हम जो है इन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं जिसमें सबको प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी। मतलब जाति, लिंग, भेदभाव, धर्म के आधार पर किसी भी आधार पर भेद नहीं होगा। सब अपने योग्यता के दम पर चुने जाएंगे, सब अपने
अपने सबको एक समान अवसर मिलेगा, सबकी अपनी गरिमा होगी, प्रतिष्ठा होगी। इसी दर्शन को हमको आगे बढ़ाना है। और लास्ट में लिखना है, चूंकि यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, इसलिए इसकी वैदेशिक और आंतरिक नीति स्वयं निर्धारित होती है, न कि अन्य राष्ट्रों द्वारा, जो इसको न सिर्फ अंदर रूप से सशक्त बनाती है और उसे बाह्य रूप से सशक्त बनाती है। अब है कि इसका औचित्य क्या है, इसका दर्शन का औचित्य क्या था। तो दर्शन का औचित्य था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता आंतरिक रूप से मजबूत करना और बाह्य रूप से, और इसका औचित्य था सामाजिक समता लाना, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, सामाजिक न्याय देना। यह सब इसके औचित्य हैं, इस दर्शन के औचित्य हैं। तभी तो बंधुता आएगी, तभी तो राष्ट्र की अखंडता मिलेगी, तभी तो हमारा देश मजबूत होगा। यही उसके औचित्य हैं। महत्व यहाँ भी है और महत्व यहाँ भी। महत्व को हमने अपने क्लास वाले वीडियो में अच्छे से डिफाइन है, मैं भी यहाँ भी एक बताता हूँ। महत्व का मतलब है कि विचारों की जानने की कुंजी है, विचारों को जानने की कुंजी है। दूसरा महत्व है कि यह जहाँ भाषा असंदिग्ध हो वहाँ इसकी मदद ली जा सकती है, तीसरा है, यह शक्ति का स्रोत नहीं है, यह इसका महत्व भी है और सीमा भी है। मतलब कार्यपालिका और विधायिका को यह नहीं दावा किया जा सकता कि उसके उद्देश्य ये हैं, उद्देश्य ये हैं, इसकी पूर्ति के लिए आप जबरन कुछ काम कीजिए। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके वो विचार समाहित हैं जिसको संविधान प्रतिष्ठापित करना चाहता है। ये विचार स्थापित हैं, उसको संविधान स्थापित करना चाहता है। प्रस्तावना का जो पांचवा महत्व है कि प्रस्तावना का उद्देश्य मूल ढांचा का हिस्सा है, जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता। इसके उद्देश्य हैं जैसे धर्मनिरपेक्षता को सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा का हिस्सा माना है। इसलिए आवश्यक है कि इसके महत्व पर हम विचार करें और उसका मूल्यांकन करें। तो इसका औचित्य और महत्व का परीक्षण करने में हम इसे पूरे विस्तार से देखेंगे कि जो उसका दर्शन है वो अपने महत्व के साथ कैसे तादात्म्य स्थापित करता है। भारतीय संविधान की प्रकृति महत्व को पिछले इस क्वेश्चन के साथ देखा, प्रकृति क्या है। तो आते हैं संविधान के पहले इसकी प्रकृति क्या है। तो इसकी प्रकृति पर विचार करने के लिए हम फिर से उद्देशिका को देखेंगे। इसकी प्रकृति है संप्रभु पहला, दूसरा समाजवादी, तीसरा अंतनिरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संप्रभु, जैसा कि आप जानते हैं कि संप्रभु का मतलब होता है कि कोई देश जिसकी जहाँ तक सीमा है वह अपने आंतरिक मामलों और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप होगा। किसी देश पर अधिकार करना या छोड़ना यह उसकी अपनी इच्छा के अनुसार होगी। कोई भी देश इसके ना तो आंतरिक मामले ना कि वैदेशिक मामले में दखल दे सकता है। तो यह इसकी भारत देश की प्रकृति वह एक संप्रभु राष्ट्र है, एक विकसित राज्य की ओर बढ़ने वाला राष्ट्र है और तेजी से विकास करने वाला राष्ट्र है। दूसरा देखेंगे समाजवादी क्या है, इस पे थोड़ा नज़र डालेंगे। कैसे बदलती हुई अर्थव्यवस्था में कैसे बदलती हुई परिस्थिति में हमने अपने आप को बदला है और समाजवादी के मूल लक्ष्य में पूंजीवाद को शामिल करके हमने लोकतांत्रिक समाजवाद यहाँ पर लाया है। तांत्रिक समाजवाद लाया है, जहाँ पर पूंजीवाद और समाजवाद मिलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था, इसको हमने
पहचाना है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब गरीबी उन्मूलन है। गरीबी उन्मूलन से मतलब है कि हमने उन गरीबी उन्मूलन है। गरीबी उन्मूलन से मतलब है कि हमने आय का पुनर्वितरण करना और किसी को भी सकेंद्रित न होने देना हमारा ये लक्ष्य है। इसी पर हम लोग समाजवादी पंथ निरपेक्ष एक व्यापक अवधारणा है। राज्य का ना कोई, हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है। हमारा देश कोई विशेष धर्म को नहीं आगे बढ़ाता है। राज्य निधि से कोई पोषित धार्मिक संस्थान नहीं होगा। सबको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। सबको अपने धर्म के पोषण की स्वतंत्रता है। सबको अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इस नज़र में हमारा जो है धर्म जो है पश्चिम से अलग है, जहाँ पर वो अलगाववाद है। लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता अलगाववाद पे नहीं है। तभी तो ये गत्यात्मक है, समय के साथ बदलते रहती है। यह जो है एक विशेष सिद्धांत न होकर एक विकसित, लचीला और विकासशील सिद्धांत है, जिसमें समय और परिस्थितियों के साथ बदलते रहती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभन मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के हेतु नियम बनाए। अगर यही धर्मनिरपेक्षता पश्चिम की रहती तो शायद वहाँ के सुप्रीम कोर्ट सुनने से मना कर देती। लेकिन हमने इस कुरीति को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने समझा और यहाँ पर इनकी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और एक जजमेंट दिया। इसी तरह ट्रिपल तलाक के मामले पर भी हस्तक्षेप किया कि यह एक बुराई के रूप में है और इस पर उसने अपना निर्णय दिया। इससे पूर्व हमने सती प्रथा पर, शिशुवध पर ये सब कानून बनाए और इस पर हम लोगों ने पारित किया। अगला है लोकतंत्र। लोकतंत्र का है जनता का शासन है, जनता के द्वारा है। हम लोगों ने हमारा लोकतंत्र का विशाल लोकतंत्र में से एक है। हमारी यहाँ पर डेमोक्रेसी जनता के लिए, जनता द्वारा है। हमारे राष्ट्राध्यक्ष भी जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता के प्रतिनिधि उनको चुनते हैं और जनता की भलाई के लिए ही चुनते हैं। अतः गणराज्य का मतलब है कि यहाँ अनुवांशिक पद नहीं है, कोई विशेषाधिकार नहीं है। यहाँ के टॉप मोस्ट पद पर बैठे भी जनता के द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ कोई राजतंत्र नहीं है, विशेषाधिकार नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ इसको बढ़ना है और प्रकृति को महत्व को समझा देना है और इसका मूल्यांकन करना है कि यह एक अनूठा संविधान है, जहाँ पर अपनी प्रकृति और इसके महत्व के गुण को आपस में ऐसे गुत्थे मिले हुए हैं कि इनको अलग करना मुश्किल है। बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को पूरा करती है। तो संविधान के उद्देश्यों में आप देख लीजिए कि संविधान का उद्देश्य, इसके सारे पॉइंट हैं। कौन कौन पॉइंट हैं? इसके उद्देश्य हैं समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी का मतलब होता है कि लोकतांत्रिक समाज का। धर्मनिरपेक्षता यहाँ का मूल ढांचा है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष इसके उद्देश्य हैं कि धर्मनिरपेक्षता हमारा मूल ढांचा है। इसके लिए इसका उद्देश्य है कि सामाजिक समरसता बनी रहे और समाज में सर्वधर्म समभाव वाली स्थिति हो, इसका उद्देश्य बनी रहे। न्याय के दृष्टि से देखें तो सामाजिक आर्थिक न्याय जो है, इसके लिए लक्ष्य जो है, उद्देश्य है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, वितरणवादी समाज की स्थापना हो। वितरणवादी समाज की स्थापना हो जहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी हो। सामाजिक और आर्थिक न्याय ही वितरणवादी समाज बनता है, जहाँ पर समाज के सभी वर्ग के लोग एक भूमि पर, एक पटल पर एक साथ रहते हैं, जबकि उनमें व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित होनी चाहिए। संविधान के प्रस्तावना का उद्देश्य 5 जो है स्वतंत्रता को लागू करना है, जिसमें विश्वास, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। अब
स्वतंत्रता से मतलब, स्वतंत्रता को हम इस तरह का बांट सकते हैं। एक होता है सिविल स्वतंत्रता, सिविल स्वतंत्रता, दूसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनैतिक स्वतंत्रता, तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। ये जो है स्वतंत्रता आर्टिकल 19 और 25, 28 में बताई गई है। हमें वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, विचरण का अधिकार है, संगम बनाने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, या पूरे भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है। फिर 25-28 में अपने धर्म को मानने का अधिकार है, स्कूल धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, धार्मिक धर्म को पोषण करने का अधिकार है। ये सिविक स्वतंत्रता है, ये इसको व्यक्तिगत स्वतंत्र। राजनीतिक स्वतंत्रता, वोट देने का अधिकार है, वोट देना, राजनीतिक दल बनाना, निर्वाचक नियमावली में नाम स्थान पाने का अधिकार है। ये सब राजनीतिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि एक आर्थिक न्याय से जुड़ा है कि वैसा समाज, वैसी स्वतंत्रता जहाँ पर ऊंच नीच आर्थिक रूप से भेदभाव न हो, एक काल परिस्थितियों के लिए एक जैसे माहौल मिले। ऐसा नहीं है कि किसी को एक जैसी परिस्थितियों के आर्थिक रूप से भेदभाव होता हो। वो स्वतंत्रता जो कि समाज के सभी वर्गों को एक साथ आर्थिक रूप से मिले। कार्य योजना प्रस्तुत करती है। ये उद्देश्य है, इसकी कार्य योजना कैसे प्रस्तुत करती है, इसको मिलने के लिए, इसको बनाने के लिए क्या क्या संविधान में उपबंध किए गए हैं, इस पर भी प्रकाश डालना है। इसको भी क्या क्या प्रकाश डालना है। जैसे स्वतंत्रता है, जैसे मैंने बताया 19, 25, 28, इसलिए चुनाव आर्थिक स्वतंत्रता के लिए 38, 39, 46 इन सबों का ऐसी भी कार्य आगे जाके इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संविधान में हमें वर्णन किया गया है। यही ब्लूप्रिंट है, यही गोल है, गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उद्देश्य का है प्रस्तावना यही प्रस्तुत कीजिए। एक क्वेश्चन 69 में जो पूछा गया है, मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहता हूँ, जिसमें यह पूछा गया है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन। धर्मनिरपेक्षता समझ गए, गत्यात्मक है ये भी समझ गए। गत्यात्मक लचीला और विकासवादी मानती है, यह सुनिश्चित करती है कि राज्य, लेकिन यह लचीला और विकासशील तभी है, लेकिन इसकी इसी शर्त पे है कि राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। राज्य का कोई धर्म नहीं। इसी राज्य जो है राज्य धर्म को पोषित नहीं करेगा। इसी शर्त पर यह लचीला और विकासशील है, समय के साथ बदलते रहती है। ये गत्यात्मक है। लेकिन आलोचना किस बात को होती है, तो आलोचना के बिंदु में देखेंगे कि इसमें कहा गया है, पहला जो पॉइंट है कि इस पर आरोप लगता है कि यह तुष्टीकरण पर आधारित है। तुष्टीकरण पर आधारित है। अब तुष्टीकरण पर कैसे आधारित है? कुछ राजनीतिक दल यह मांग करते हैं कि विशेष धर्म के लोगों के प्रति काम करके या विशेष धर्म के लोगों को अनुराग दिलाकर यह जो है यह मांग की जाती है कि यह वोट बैंक को जोड़ने का माध्यम है, इसलिए इसको तुष्टीकरण किया जाता है। लेकिन यह और इसी वोट बैंक के आड़ में यह जो है धार्मिक रूप पर हस्तक्षेप कराता है। लेकिन सूक्ष्म अवलोकन करें तो यह संभव नहीं है। सरकार, जैसा मैंने कहा, सामाजिक आर्थिक रूप पर कोई भेदभाव नहीं करती हो, चाहे किसी भी दल को। वो अगर कोई योजना लागू करती है तो सभी के लिए समान रूप से लागू करती है। कोई भी आर्थिक नियमन बनाती है तो
सभी के लिए लागू करती है, कोई भी कानून बनाती है तो सभी के लिए लागू होती है। इसलिए तुष्टीकरण का यह कहना किसी आलोचक का ये गलत प्रतीत होता है। कुछ सरकारें, हो सकता है कि कुछ समाज के एक वर्ग को यह तुष्टीकरण लगता हो, लेकिन सरकार के नज़र में सभी व्यापक रूप से समान हैं और सभी उसकी संतान हैं। आर्थिक कल्याण एक वर्ग का करने से देश का कल्याण नहीं होगा। कल्याणकारी राज्य तभी है जबकि समेकित रूप से सभी का कल्याण। दूसरा इस पर आरोप लगता है कि यह पश्चिम की नकल करता है, पश्चिम की नकल करता है। यह भी आरोप नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अनेक धर्मों ने अपने पैर पसारे हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो शैव धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, सभी ने यहाँ पर आकर फला फूला और विकास किया। इसलिए यह कहना, हमारी धर्मनिरपेक्षता विशिष्ट काल से ही धर्मनिरपेक्ष रही है। यहाँ राम, बुद्ध, जैन सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए, प्रचार प्रसार किए और उसके अनुयायी देश के नागरिक बने और पूरे देश में बने। इसलिए यह जो है ईसाइयत की देन है। यह जो है कुछ आलोचक इस बात पर भी आलोचना करते हैं कि यह धर्म विरोधी है, लेकिन यह कहना भी गलत है, क्योंकि हमारी पूरी धर्मनिरपेक्षता धार्मिक सहिष्णुता पर टिकी है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर टिकी है। इसलिए यह भी कथन गलत हो जाता है। कुछ लोगों का तर्क है कि इसी धर्मनिरपेक्षता के आड़ में यूसीसी लागू नहीं, समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो पा रही है, जो कि यह भी गलत है। सरकार ने पहले ही बता दिया है कि सभी पंथों, सभी लोगों से बात करके हम विश्वास जीतकर इसे लागू करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसी प्रकार हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में जो शब्द है परीक्षण, क्वेश्चन में मूल्यांकन, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा प्रयास करना होगा, थोड़ा सा समझना होगा और इसी अनुसार आपको आगे बढ़ना होगा। पिछले वीडियो में मैंने इसका सारे प्रश्नों को अपने लेक्चर में समाहित कर लिया है, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसको देखें और सारे उत्तर को आप लिख पाएंगे। थैंक यू।